हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लास 9 के लिए लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इनर्शिया के बारे में और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। साथ ही साथ हमने बात की थी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में और हाउ डज इट इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमने बात की थी। लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में, उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि व्हाट इज इनर्शिया, और हमने डिफाइन कर लिया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो एक बार रिकॉल कर लें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है या रुकी हुई है या फिर गति कर रही है तो वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गति कर रही है तो गति करती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, है ना। यानी कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पोजीशन, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती हैं। ये दोनों क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया को आप इन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे एग्जांपल्स की कि लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे दैनिक जीवन में किन किन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है कि किसी व्हीकल के अंदर आप चल रहे हो। अब व्हीकल के अंदर कई सारे एग्जांपल है कि व्हीकल रुका हुआ है, ठीक है, और अचानक से व्हीकल स्टार्ट होता है और स्टार्ट होते ही आपको कहाँ धक्का लगता है, आगे की तरफ। वाइट इज सो क्यों लगता है आगे की तरफ आपको धक्का, तो देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी, मान लीजिए हम किसी बस में बैठे हैं, तो जब हमारी बस स्टार्ट नहीं हुई तो हम रेस्टिंग स्टेज में हैं, लेकिन जैसे वो स्टार्ट होके आगे गई, ठीक है, तो बस तो आगे चली गई लेकिन आप उसी जगह पर हैं जहां पर कि आप पहले थे, इसलिए आपको आगे की तरफ धक्का लगता है। दूसरी बात करें कि अचानक से टर्न आता है, गाड़ी राइट साइड टर्न करती है और आपको धक्का लगता है। उसके पीछे भी यही रीजन है कि गाड़ी सीधी चल रही है, अचानक से टर्न आता है लेकिन आप अभी भी सीधे ही हैं, ठीक है ना, इसीलिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, धक्का लगता है। ये सारे एग्जांपल्स किसको बताते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हमको बताते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। इसके बाद और बात करें अगर अपन, तो देखिए आपने कैरम खेला होगा सबने, है ना। कैरम जब हम खेलते हैं, ठीक है, तो कैरम पर वो जो कैरम की गोटी होती है ना, उनके आप एक स्टैक बना दें, ठीक। अब आप स्ट्राइकर से जब मारते हैं तो सबसे नीचे वाली जो है ना कैरम की गोटी, मान लो ये 10-5 है, जब आप स्ट्राइकर से मारते हैं तो केवल ये निकलती है, ये सारी एग्जैक्ट अपनी उसी पोजीशन के अंदर रह जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो बाकी सारी हैं, लास्ट वन से ऊपर वाली सभी, ये तो क्या कर रही हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रही हैं, यानी कि अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही हैं। इसलिए केवल इसी पर जब बल लगाया जाता है, ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, बाकी सभी अपनी पोजीशन में ही रहती हैं। ये भी नियम हम लॉ ऑफ इनर्शिया से समझा सकते हैं। और बात करें कि ये ग्लास है, ये एग्जांपल अगर आपने देखा हो, करके भी देखा हो, तो अगर आप और नहीं करके देखा हो तो आप करके भी देख सकते हो कि ये ग्लास है, इसके ऊपर आप एक कार्डबोर्ड रख देते हैं, है ना, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर आप एक 10 रुपए 5 रुपए का कॉइन रख देते हैं। आप उंगली से बहुत तेज इस पर मारते हैं तो क्या होगा कि कार्डबोर्ड तो चला जाएगा आगे, और ये कॉइन जो होता है थोड़ा प्रैक्टिस होता है, शुरू में नहीं होगा, ठीक है, तो ये कॉइन गिर जाता है यहाँ पर। तो ये कोई जादू नहीं है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे है, तो देखिए आप फोर्स अप्लाई किस पर कर रहे हैं, इस कार्डबोर्ड पर, ठीक है, इस कॉइन पर आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। जब आप इस कार्डबोर्ड पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कॉइन अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, जिस वजह से कॉइन अपनी उसी पोजीशन पर रहता है, केवल ये ही मूव करता है। अब ये जब मूव कर जाएगा तो इसके नीचे कोई बेस नहीं बचेगा, तो ऑब्वियसली ये अगर इस ग्लास में गिर जाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, ये भी हो गया एग्जाम्पल लॉ ऑफ इनर्शिया का, कॉइन वाला एग्जाम्पल हो गया। और इसका एग्जाम्पल बताऊं आपको मैं, ब्लैंकेट। देखा आपने, ब्लैंकेट में गद्दे में से जब हम क्या करते हैं, धूल को हटाते हैं, तो क्या करते हैं हम कि कोई डंडे से या मोटी चीज से उनको मारते हैं, है ना, या फिर उसको झटकते हैं। तो उसको जब हम झटकते हैं यानी उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और झटकने से क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होता है। कैसे होता है कि मान लीजिए कंबल सूख रहा है ना, आपने उसको डंडे से मारा या उसको इस तरीके से झाड़ा, तो क्या होगा कि जो धूल के कण जिस स्थिति में थे वो वहीं रहेंगे, ठीक है।
लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करेंगे। लेकिन आपने जब कंबल को आगे पीछे किया तो वो धूल के कण तो उसी जगह पर रह गए ना जहां वो पहले थे, इसकी वजह से वो धूल के कण उस ब्लैंकेट में से निकल जाते हैं। ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, फॉलिंग लीव्स फ्रॉम द ट्री, कि कोई छोटा पौधा या पेड़ है मान लो, है ना, और उस पर पत्तियां मान लो पीली पड़ गई हैं या पुरानी हो गई हैं और उनको आपको हटाना है जैसे, तो आपने उस पेड़ को थोड़ा हिलाया तो क्या होगा, पत्तियां टूटकर अपने आप गिर जाएंगी। क्यों गिर गई, आपने एक एक पत्ती को तो खींचा ही नहीं, आपने तो सिर्फ तने को हिलाया। अब मान लो पीली हो गई थी पत्तियां, जो भी रीजन था, या पुरानी हो गई थी, और कुछ नहीं भी गिरेंगी ऐसी बात नहीं है। तो ये पत्तियां क्यों गिर रही हैं, तो आप जब पौधे को हिलाते हो ना या तने को हिलाते हो, पेड़ के तने को, तो क्या होता है कि वहां भी लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो हो रहा है। पत्तियां जो है वो अपने स्टैक की सहायता से है जहां पर लगी हुई है, जब आप उसकी पोजीशन को चेंज करोगे तो पत्ती तो वहीं रह गई और आपने जो पोजीशन है पौधे की उसको चेंज कर दिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण वो अपनी उसी पोजीशन में रह जाती है जिसके कारण वो गिर जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन अच्छे से करते हैं। और भी कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा हो तो आप मुझे बता देना, जितने मुझे याद थे, और भी हैं काफी सारे, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी है। फिर भी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो तो आप लोग प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। तो हमने बात कर ली, अब इनर्शिया से हम चलते हैं, भाई सेकंड लॉ भी तो पढ़ना है ना, फर्स्ट लॉ कंप्लीट हुआ, अब है इनर्शिया एंड मास। अब हम पढ़ रहे हैं किस पर, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। देखिए इनर्शिया और मास क्या है, तो एक एग्जांपल से समझो कि इनर्शिया जो है कि एक आपको साइकिल को धक्का देना है, ठीक, एक व्यक्ति सफिशिएंट रहेगा, है ना, आराम से धक्का दे दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपको एक ट्रक को धक्का देना है, तो क्या आपके धक्का देने से पार पड़ जाएगी, नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। और आसानी से बात कर ले कि एक फुटबॉल को आपको किक मारना है, जब जम के किक लगाया आपने, फुटबॉल अगर बड़ा ग्राउंड है तो कहाँ की कहाँ चली जाएगी। लेकिन उसी शेप का अगर कोई पत्थर है तो क्या उसको आप किक लगाओगे तो वो उतनी ही दूर जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा, बल्कि आपके घुटने में वो पैर में और उंगलियों में और चोट लग जाएगी, होगा ना ऐसा। ये डिफाइन कर रहा है किसको, इनर्शिया। देखिए इनर्शिया एंड, इनर्शिया के बारे में अपन बात कर रहे हैं ना, इनर्शिया एंड आगे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनर्शिया जो है, हाउ डज इट डिपेंड ऑन मास, ठीक है। तो इनर्शिया और मास की जब हम बात करें तो हमने यहाँ क्या देखा कि जिस चीज का वजन ज्यादा है ना, उसको हिला पाना आसान नहीं है, और जिसका वजन हल्का है उसको हिला पाना या उसकी पोजीशन को चेंज करना इजी है। यही समझ में आया अभी तक कि आपने साइकिल को तो आसानी से स्थिति में परिवर्तन कर लिया, लेकिन ट्रक में आप नहीं कर पाए, सही है। फुटबॉल को आपने आसानी से स्थिति में परिवर्तन कर दिया, लेकिन कोई बड़ा स्टोन है तो उसकी स्थिति में आप परिवर्तन नहीं कर पाए। इस तरीके से अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इनर्शिया और मास की। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट्स विच आर लाइटर इन वेट, है ना, यानी कि थोड़ा सा फोर्स लगाने पर ही वो वस्तुएं जिनका वजन कम है वो आसानी से अपनी स्थिति में परिवर्तन ले आती हैं, जबकि जिन चीजों का वजन ज्यादा है उनकी स्थिति में परिवर्तन कर पाना पॉसिबल नहीं है, आसानी से पॉसिबल नहीं है। कि एक कार है उसको आप धक्का दे रहे हो आसानी से, है ना, तो नहीं हो रहा, और 5-7 लोग आ जाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो क्या होगा, तो वो फिर भी खिसक जाएगी। तो ये हम आगे बात करेंगे वेलोसिटी की। यहाँ देखो, तो हमने ये जाना कि इनर्शिया जो है, इतनी जो बात की वो सिर्फ हमें इतनी सी बात बताती है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मास। सही है। के बाद देखो कि जिस चीज का वजन ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, और जिसका वजन कम है उसका इनर्शिया कम है। ऑब्वियसली फुटबॉल है, एयर भरी हुई है, मास कम है, इनर्शिया कम है, आसानी से कहीं भी चली जाएगी। जबकि भाई स्थिति में परिवर्तन तो विरोध कम करेगी, इनर्शिया का रीजन मतलब यही तो हुआ। और पत्थर है उसका मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा है, वो स्थिति का परिवर्तन बहुत मुश्किल से कर पाएगा। तो यहाँ हमने ये जाना कि इनर्शिया और मास जो है वो दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which resists any change
इन इट्स पोजीशन। ये तो बात हो गई किसकी, इनर्शिया की। हायर द मास हायर विल बी द इनर्शिया, है ना। मास के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मास इज अ unit on which inertia depends directly। ठीक है बात। ये देखो, इन 2 लाइनों में हमने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। दोबारा देख लो एक बार कि इनर्शिया जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो कि उसकी स्थिति में परिवर्तन का रेजिस्ट यानी विरोध करती है, जबकि मास जो है वो एक ऐसी इकाई जिस पर कि इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी कि मास के द्वारा हम किसी भी वस्तु के इनर्शिया को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जान लिया इनर्शिया और मास के बारे में। यहाँ से अब हमने ये क्यों पढ़ा इनर्शिया और मास, यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। इसलिए इनर्शिया फर्स्ट लॉ हो गया। अब तीनों लॉ इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनर्शिया डिपेंडेंट है मास पर, और मास से अब हम आगे आ जाएंगे हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। तो चलो इसको जल्दी से नोट कर लो और आगे बढ़े, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो, फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा कि जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, है ना, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। बैलेंस फोर्स लगाते हैं तो नहीं होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो होता है। अब देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो इस स्थिति परिवर्तन के बारे में ही हमें बताता है ना। तो ये बताता है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है। वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसके बारे में जब हम बात करें तो देखो एक एग्जांपल देखते हैं कि एक कार है ना, उसकी बैटरी जो है वो डेड हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा, ड्राइवर आपको क्या कहेगा कि भाई, या मान लो हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, बैटरी उसकी लो हो जाती है, तो हम क्या करेंगे कि भाई इसको धक्का लगाना पड़ेगा, है ना। अब आप जब उसको धक्का लगा रहे हो, या कभी हम प्राइवेट व्हीकल में जा रहे होते ना, बस में, तो भी ऐसा होता है। तो ड्राइवर साहब कहते हैं कि भाई थोड़ा सा उतर के 2-4 जने धक्का लगा देना, है ना। एक व्यक्ति की तो बस का काम है ही नहीं, इनर्शिया क्योंकि बस का ज्यादा है। अब देखो कि आपने 4-5 लोग मिलके बस की धक्का लगाते हैं, तो क्या बस धक्का लगाते ही स्टार्ट हो जाती है? नहीं होता ना ऐसा। वो क्या करते हैं, थोड़ी सी दूर तक जल्दी जल्दी चलते हैं, पहले धीरे स्टार्ट होती है एक बार, और फिर तेज तेज धक्का लगाते हैं, वो जल्दी जल्दी चलते हैं और बस एकदम से स्टार्ट हो जाती है, और वो लोग भागते भागते एकदम से रुक जाते हैं। ऐसा ही होता है। यानी कि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो स्पीड है ना वो फोर्स पर तो डिपेंड कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ किस पर डिपेंड कर रही है, उस टाइम पर भी डिपेंड कर रही है जितनी देर के लिए उस फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। और यहां से अब हम नया जो नियम है उसको पढ़ेंगे कि मास और जो ये फोर्स है ना, और जो टाइम है, वो किस तरह सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बताता है। आगे देखो कि हम स्पीड की बात करते हैं, यहाँ स्पीड क्रिएट हो गई। अब देखो कि एक गाड़ी है, ट्रक खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ है, आप उससे जाते हैं और मान लो गलती से आप टकरा जाते हो, क्या आपको चोट लगेगी? नहीं लगेगी। ज्यादा से होगा कोई खरोंच आ जाएगी या थोड़ी सूजन सी आ जाएगी, अगर तेज सिर में लग गई है तो। ठीक है, इसी जगह ये मान के चलो कि ये ट्रक जो है ये कुछ स्पीड से, ज्यादा तेज नहीं, कुछ स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, और उतनी ही तेज आप इससे टकराते हो जितने पहली कंडीशन में टकराए, क्या होगा, इस बार आपको चोट लगेगी। यानी कि चोट क्यों लगी, ट्रक में स्पीड थी उस कारण से। दूसरा एग्जांपल देखो कि एक बॉल रखी हुई है, क्रिकेट बॉल है, ठीक है, कुछ टेनिस की बॉल है जैसे, है ना, टेनिस की बॉल, टेनिस का कोर्ट है ना, छोटी सी जगह, वो बॉल अगर आपको लग जाती है तो कोई ज्यादा चोट नहीं आएगी। लेकिन उसी जगह किसी क्रिकेटर ने बहुत अच्छा सा 6 या 4 रन मारे, और वो बॉल अगर किसी को लगती है तो क्या उसे चोट आएगी? बिल्कुल सीरियस इंजरी हो सकती है, होता है ना ऐसा। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु के इनर्शिया के साथ साथ, यानी मास के साथ साथ
स्पीड जो है वो भी कोई ना कोई परिवर्तन लेकर आ रही है। हम यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं। बंदूक की गोली की बात कर लो, है ना। बंदूक की गोली अगर आपके हाथ में है तो उससे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर वही बंदूक की गोली बंदूक में से निकलती है तो जानलेवा भी हो सकती है। कितनी भयंकर उससे चोट, कितनी सीरियस इंजरी उससे आ सकती है। और इस तरह यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किस किस से डिपेंड कर रहा है, कि जो चोट का इम्पैक्ट है वो डिपेंड कर रहा है एक तो मास पर, दूसरा वेलोसिटी। वेलोसिटी हम उसकी स्पीड को कह रहे हैं, है ना। तो मास और वेलोसिटी दोनों पर कोई भी जो चोट लग रही है उससे क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक। और यहां से ये जो इम्पैक्ट है इसको मिस्टर न्यूटन ने नाम दिया मोमेंटम। समझ में आ गया? ये क्या है? मोमेंटम। इसको P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, ठीक है। ये इसकी जो सिंबल हो गया मोमेंटम। इसे हिंदी में कहा जाता है संवेग। वेग तो हम जानते ही हैं, वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन वेग होता है, लेकिन संवेग क्या है कि उसके इनर्शिया पर भी डिपेंड कर रहा है ना, उसके मास पर भी। छोटी वस्तु हल्की वस्तु होगी, है ना, तो उसका मास कम होगा, और भारी वस्तु तो मास ज्यादा है। स्पीड किसकी ज्यादा होगी? जिसका वजन कम है ना। तो मास और वेलोसिटी दोनों पर ये जो भी कोई चोट लग रही है, जो भी प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसको कहा जाता है मोमेंटम। और इस मोमेंटम को मिस्टर न्यूटन ने किस तरीके से डिफाइन किया? तो मोमेंटम जो है यानी कि संवेग P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, यानी कि मोमेंटम जो है इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि वेग है ना, तो इट हैज, भाई वस्तु किस स्थिति में जा रही है, नॉर्थ में, साउथ में, किस जगह जा रही है, एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। देखो इसकी एसआई यूनिट निकालो। मास के लिए आप क्या लिखोगे? केजी, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। ऐसे लिख दो तो भी ठीक है, केजी मीटर सेकंड इनवर्स लिख दो, दोनों ही ठीक हैं। ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन जिसको हमने आसानी से डिफाइन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगर कोई आपको कह रहा है कि हाउ कैन यू डिफाइन मोमेंटम, तो मोमेंटम को हम डिफाइन कर सकते हैं सीधा सीधा। सामने इसकी डेफिनेशन हमें दिखाई दे रही है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो एक बार दोबारा से थोड़ी देर पहले वाले एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि हम एक बस को धक्का दे रहे थे, और बस को धक्का जब हमने दिया तो ऐसा नहीं हुआ कि बस को धक्का देते ही बस स्टार्ट हो गई, है ना। स्पीड उसने क्रिएट कर ली क्योंकि उसकी बैटरी जो थी वो खराब हो चुकी थी। अब क्या होगा, धक्का उसको थोड़ी देर तक हमें देना पड़ेगा, और थोड़ी देर तक धक्का देने के बाद वो बस स्टार्ट हो जाती है, होता है ना ऐसा। यानी कि ये केवल मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, उस टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है जितनी देर के लिए फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ना। तो ये हम लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स not only on the force applied, ठीक है ना, not only on the force applied but the time for which the force is applied on it। क्लियर है कि ये केवल उस फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है जितनी देर के लिए बल लगाया जा रहा है, बल्कि उस समय पर भी डिपेंड कर रहा है जितनी देर के लिए बल उस पर लगाया जा रहा है। तो संवेग जो है वो मास और वेलोसिटी का मल्टीपल हो गया, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी है, क्योंकि वेग या वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन मालूम होती है, मैग्नीट्यूड है इसका। ऐसा यूनिट इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होती है। इसको P, स्मॉल p से आप डिनोट कर सकते हो। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि फोर्स अप्लाइड होने के साथ साथ उस टाइम पर भी डिपेंड करेगा जितनी देर के लिए फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। आप देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना, इसके एग्जांपल्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ
हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसको भी पढ़ेंगे। तो अगली वाली क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसकी जो डेरिवेशन है वो मोस्टली आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो कोशिश ये करना कि अगली क्लास बिल्कुल मिस ना करो। आज वाली क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। एग्जाम्पल्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आपको जो याद आ रहे हैं, जो हमने नहीं पढ़े अभी, वो भी आप कमेंट करके बताओगे। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में थर्ड लॉ ऑफ मोशन को साथ। बाय।